किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे जो सभी जवान और बहादुर थे। उनकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी और लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हैरान रह जाते थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अपने अपने धनुष बाण उठाओ और अपने तीर चलाओ। जहां भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहां की लड़की से तुम्हारी शादी होगी। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक जमींदार के आंगन में जाकर गिरा जहां महिलाओं का निवास था। दूसरे राजकुमार का तीर एक धनी व्यापारी के लाल छज्जे पर जा गिरा जहां एक सुंदर युवती खड़ी थी। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार का तीर दुर्भाग्यवश एक दलदल में जा गिरा जहां उसे एक मेंढकी ने पकड़ लिया। छोटा राजकुमार राजा के पास आकर बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से कैसे शादी कर सकता हूं? वह मेरे बराबर की नहीं है। राजा ने समझाया, बेटा, यह तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें उससे ही विवाह करना होगा। इस प्रकार तीनों राजकुमारों की शादियां हो गईं। बड़े राजकुमार ने जमींदार की बेटी से, दूसरे ने व्यापारी की बेटी से और छोटे ने मेंढकी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद राजा ने अपने बेटों को फिर बुलाया और कहा, अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह मेरे लिए रोटी बनाएं। छोटा राजकुमार उदास मन से घर लौटा। उसकी उदासी देखकर मेंढकी ने पूछा, मेरे प्यारे राजकुमार, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या महल में कुछ बुरा हुआ है? राजकुमार ने जवाब दिया, पिताजी चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए रोटी बनाओ, लेकिन यह कैसे संभव है? मेंढकी ने प्यार से कहा, आप चिंता न करें और आराम से सोने चले जाएं। सुबह का समय हर समस्या का हल लेकर आता है। राजकुमार सोने चला गया। उसके बाद मेंढकी ने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी और वह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उसने बाहर आकर अपनी दासियों और नौकरानियों को बुलाया और कहा, कल सुबह के लिए राजा के लिए एक अद्भुत रोटी तैयार करो, वैसी ही जैसी मैं अपने पिता के महल में खाया करती थी। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि रोटी तैयार थी। रोटी इतनी सुंदर और स्वादिष्ट थी कि राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की और छोटे राजकुमार को धन्यवाद दिया। फिर राजा ने कहा, अब तुम सब अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह तक मेरे लिए एक कालीन बनाकर दें। छोटा राजकुमार फिर चिंता में घर लौटा। मेंढकी ने फिर पूछा, क्या हुआ मेरे प्रिय? राजा रोटी से खुश नहीं हुए? राजकुमार बोला, नहीं, वे बहुत खुश हुए, लेकिन अब वे कल सुबह तक एक कालीन चाहते हैं। यह असंभव है। मेंढकी ने उसे समझाया, आप चिंता न करें और सो जाएं, सुबह का समय समाधान लेकर आएगा। राजकुमार सोने चला गया। इस बीच मेंढकी ने फिर से अपनी खाल उतारी और राजकुमारी बन गई। उसने अपनी दासियों को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक ऐसा रेशमी कालीन तैयार करो जैसा मैंने अपने पिता के महल में देखा था। दासियों ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया और एक सुंदर रेशमी कालीन बना दिया। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी, छोटा राजकुमार जागा और वहां उसने देखा कि दुनिया का सबसे सुंदर रेशमी कालीन रखा हुआ था। ऐसा कालीन जिसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन था। चमकीले रेशम के धागों के बीच सोने और चांदी के तार बुने गए थे और वह कालीन देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसकी प्रशंसा किए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। राजा ने उस कालीन को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने छोटे राजकुमार को इतने अद्भुत कालीन के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा ने एक नया आदेश दिया। उसने कहा कि अब वह अपने तीनों बेटों की पत्नियों को देखना चाहता है और उन्हें अगले दिन महल में पेश किया जाए। छोटा राजकुमार फिर से उदास मन और झुके हुए चेहरे के साथ घर लौटा। उसकी उदासी देखकर मेंढकी ने पूछा, प्रिय राजकुमार, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या महल में किसी ने आपको कुछ बुरा कहा? राजकुमार बोला, हाँ, पिता ने आदेश दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने पेश करें। अब बताओ, मैं तुम्हें उनके सामने कैसे ले जाऊं? मेंढकी मुस्कुराई और धीरे से बोली, यह कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा करो, तुम कल अकेले महल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम एक जोरदार शोर सुनो तो डरना मत, बस कहना, एक बदकिस्मत मेंढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली, हालांकि उसे यह योजना पूरी तरह समझ नहीं आई।
अगले दिन महल में दोनों बड़े भाई अपनी अपनी सुंदर आकर्षक पत्नियों के साथ पहुंचे। उनकी पत्नियां बेहद कीमती और चमचमाते वस्त्र पहने हुए थीं। उन्होंने छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, तुम अकेले क्यों आए हो? क्या तुम्हारी पत्नी इतनी गरीब है कि उसके पास ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है? या फिर उसे दलदल के अलावा कहीं और रहने की जगह नहीं मिली? वे जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक एक बहुत जोर का शोर हुआ, जिससे महल की दीवारें तक कांप उठीं। महल में उपस्थित सभी लोग डर गए, सिवाय छोटे राजकुमार के। वह शांत खड़ा रहा और बोला, डरने की कोई बात नहीं। ये मेरी पत्नी, एक बदकिस्मत मेंढकी, अपने बक्से में आ रही है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां एक सुनहरी गाड़ी आई, जो 6 सफेद घोड़ों से जुटी हुई थी। गाड़ी हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे महल के द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी से एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उतरी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पति को थामा। छोटा राजकुमार गर्व से उसे पकड़कर महल के अंदर ले गया। राजकुमारी की सुंदरता ने सभी को चकित कर दिया। उसने बड़े अदब से सबसे पहले राजा के सामने झुककर प्रणाम किया, फिर महल में उपस्थित मेहमानों को भी अभिवादन किया। महल के भोज कक्ष में लकड़ी की बड़ी बड़ी मेजें सजी हुई थीं, जिन पर बर्फ की तरह सफेद मेजपोश बिछे थे। उन पर परियों के देश के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। मेहमान उन व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। राजकुमारी ने अपने गिलास से थोड़ा सा शरबत पिया और बाकी शरबत अपनी बाईं आस्तीन में डाल ली। उसने कुछ फल खाए और उनके छिलके चुपके से अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली। यह देखकर बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी उसकी नकल की और वही किया। भोजन समाप्त होने के बाद सभी नृत्य के लिए उठे। राजकुमारी, जो अपनी चमक और सुंदरता से एक तारे की भांति लग रही थी, सबसे पहले नृत्य के लिए आगे बढ़ी। उसने राजा के सामने झुककर सिर झुकाया और फिर सभी मेहमानों का अभिवादन किया। उसके बाद राजकुमारी अपने प्रसन्न पति छोटे राजकुमार के साथ नृत्य करने लगी। नृत्य करते हुए उसने अपनी बाईं आस्तीन को हिलाया और कमरे के बीच में एक झील प्रकट हो गई, जिससे वातावरण ठंडा और सुखद हो गया। फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन को हिलाया, जिससे सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। राजा, मेहमान और नौकर तक सभी राजकुमारी की इस अलौकिक सुंदरता और चमत्कार को देख हैरान रह गए। छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां ईर्ष्या से जल रही थीं। जब नृत्य करने की बारी उनके पास आई तो उन्होंने भी राजकुमारी की नकल करते हुए अपनी बाईं आस्तीन हिलाई, लेकिन उनकी आस्तीन से शरबत चारों ओर फैल गई, जिससे महल का फर्श गंदा हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से छिलके निकलकर सीधे राजा के चेहरे पर जा गिरे। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत उन्हें महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस बीच छोटा राजकुमार चुपचाप यह सब देखता रहा। वह किसी तरह महल से बिना किसी को बताए निकल गया और तुरंत अपने घर पहुंच गया। वहां उसने अपनी पत्नी की मेंढकी की खाल ढूंढी और उसे आग में डालकर जला दिया। जब राजकुमारी घर लौटी और उसने अपनी मेंढकी की खाल को ढूंढा तो वह उसे नहीं मिली। यह देख वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पति से कहा, ओह प्रिय, ये तुमने क्या किया? मेरे मेंढक की बदसूरत खाल को पहनने का समय अब बस थोड़ा ही बाकी रह गया था। बस कुछ ही समय बाद हम हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ रहते, लेकिन अब तुम्हें मुझे उस दूर देश में ढूंढना पड़ेगा जिसका रास्ता कोई नहीं जानता। इतना कहकर वह एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। छोटा राजकुमार यह देख बहुत जोर से रो पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी पत्नी को खोजने के लिए एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। यह सफर कितना लंबा होगा यह कोई नहीं जानता था। चलते चलते एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। राजकुमार ने बूढ़े के सामने सिर झुकाया। बूढ़े ने पूछा, बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और किधर जा रहा है? छोटे राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए बूढ़े को बता दी। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तूने उसकी मेंढकी की खाल जलाई है? यह तो बहुत बड़ा गलती थी। क्या तुझे पता है, तेरी पत्नी अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान थी।
उसके पिता उसकी बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या करते थे और इसी कारण उन्होंने उसे 3 साल तक मेंढकी बने रहने का शाप दे दिया था। फिर बूढ़े ने कहा, लेकिन मुझे तुझ पर दया आती है, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं। ले, यह जादू की गेंद, इसे अपने सामने फेंक देना और जिस दिशा में यह जाए उसके पीछे पीछे चल देना। छोटे राजकुमार ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और जादू की गेंद को अपने सामने फेंक दिया। गेंद लुढ़कते हुए एक दिशा में चल पड़ी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब जिधर भी वह जादुई गेंद जाती, छोटा राजकुमार उसके पीछे पीछे चल देता। वह लगातार चलता रहा। चलते चलते वह एक सुंदर फूलों वाले मैदान में पहुंच गया। वहां उसे एक जंगली भालू दिखाई दिया। राजकुमार ने अपना तीर कमान उठाया और भालू को मारने ही वाला था कि भालू ने अचानक बोल दिया, दयालु राजकुमार, मुझे मत मारो। कौन जानता है, किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। राजकुमार ने भालू पर दया करते हुए उसे छोड़ दिया। वहीं पास में धूप में एक सफेद और प्यारी बतख उड़ रही थी। राजकुमार ने उसे मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान उठाया, लेकिन वह बतख भी बोल पड़ी, भले राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। राजकुमार ने उस बतख को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते उसे एक बड़ा खरगोश मिला। उसने खरगोश को मारने के लिए तीर कमान उठाया ही था कि खरगोश भी बोल उठा, मुझे मत मारो बहादुर राजकुमार, मैं बहुत जल्द तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार ने थोड़ा सोचकर खरगोश को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर वह एक समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां रेत पर एक बहुत बड़ी मछली तड़प रही थी। वह लगभग मरने वाली थी। मछली ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझ पर दया करो, मुझे इस समुद्र के ठंडे पानी में फेंक दो। राजकुमार ने मछली की बात मानी और उसे समुद्र में वापस डाल दिया। इसके बाद वह समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। चलते चलते जादुई गेंद उसे एक झोंपड़ी के पास ले आई। राजकुमार झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक जादूगरनी बैठी हुई थी। वह इतनी बदसूरत थी कि राजकुमार ने इससे पहले इतनी बदसूरत कोई और नहीं देखा था। जादूगरनी ने उसे देखते ही पूछा, हे राजकुमार, तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार गुस्से से चिल्ला उठा, अरे बुरी जादूगरनी, क्या तुम्हें यह सिखाया गया है कि एक थके हारे मेहमान से इस तरह सवाल करो, बजाय इसके कि तुम उसे खाने पीने को कुछ दो या हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दो, तुम उससे ऐसे सवाल कर रही हो? राजकुमार की बात सुनकर जादूगरनी ने उसे बहुत सारा खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया और मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी दिया। राजकुमार ने यह सब करके खुद को तरोताजा किया और जल्द ही बात करने के लायक हो गया। उसने जादूगरनी को अपनी शादी की अजीब और गरीब कहानी विस्तार से सुनाई। उसने जादूगरनी को बताया कि कैसे उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई है और अब उसकी बस एक ही इच्छा है, उसे वापस पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब पता है, वह इस समय एक शैतान के महल में है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि वह शैतान बहुत भयानक है। वह दिन रात उसकी रखवाली करता है और कोई भी उसे कभी नहीं हरा पाया। उसकी मौत एक जादुई सुई में छिपी है। यह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वह खरगोश एक बक्से में बंद है और वह बक्सा ओक के पेड़ की डालियों के बीच में छिपा हुआ है। शैतान राजकुमारी की तरह ही उस ओक के पेड़ की भी दिन रात रखवाली करता है। इसका मतलब है कि उसे पाना किसी खजाने को पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर जादूगरनी ने राजकुमार को बताया कि वह ओक का पेड़ कहां मिलेगा। यह सुनकर राजकुमार तुरंत उस ओर चल पड़ा। जब वह ओक के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे देखकर थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना काम कहां से शुरू करे। तभी उसका पुराना मित्र जंगली भालू वहां आ गया। भालू ने पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। जैसे ही पेड़ गिरा, उस पर रखा बक्सा भी नीचे आ गिरा। बक्सा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसमें से एक बड़ा खरगोश बाहर निकलकर भागने लगा। राजकुमार ने देखा कि उसका दोस्त वह बड़ा खरगोश कहीं से आ गया और उस भागते हुए खरगोश के पीछे दौड़ा। उसने शैतान के बड़े खरगोश को तुरंत पकड़ लिया और उसे फाड़ डाला। खरगोश के फटते ही उसके अंदर से एक भूरी बतख निकली जो आसमान में ऊंची उड़ गई और गायब होने लगी।
परंतु उसी समय राजकुमार की सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। बतख के मरते ही उसके अंदर से एक अंडा निकलकर समुद्र के गहरे नीले पानी में गिर गया। यह देखकर राजकुमार परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उस अंडे से सुई कैसे निकालेगा और शैतान को कैसे मारेगा। तभी उसने देखा कि वह बड़ी मछली, जिसे उसने समुद्र में फेंका था, तैरती हुई किनारे पर आई। मछली ने अंडा लाकर समुद्र किनारे की रेत पर रख दिया। राजकुमार ने तुरंत अंडा उठाया और उसे फोड़ दिया। उसमें से जादुई सुई निकल आई, जिस पर शैतान की जिंदगी निर्भर थी। जैसे ही राजकुमार ने सुई को तोड़ा, शैतान की सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद राजकुमार शैतान के महल में गया और उसे उस जादुई सुई से मार गिराया। महल के अंदर उसे अपनी सुंदर पत्नी मिल गई। वह अपनी पत्नी को लेकर लौट आया। फिर वे दोनों खुशी खुशी बहुत दिनों तक साथ रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।